Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सेल का लेक्चर नंबर 7। इसके पहले लेक्चर नंबर 6 में हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में बात की थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल, जिसका नंबर कितना है 7, और इसका नाम है राइबोसोम। अगर मैं राइबोसोम की बात करूं तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी डिस्कवरी। सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास इसकी डिस्कवरी। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी ईयर 1953 में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जॉर्ज पैलेट। अब देखो इन्होंने क्या किया कि इनके पास एक सेल था, उसमें इनको कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स दिखे, यानी कि छोटे छोटे से पार्टिकल्स इनको दिखे। जब वो उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देख रहे थे, कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखे। ठीक, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व ग्रेन्युलर पार्टिकल्स। किसके अंडर देखा था इन्होंने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर। और इन पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दिया, राइबोसोम। ठीक, अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ठीक, इसका स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो मेरे पास राइबोसोम के दो स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर और एक बड़ा स्ट्रक्चर। ठीक, इसको मैं कहता हूं लार्ज सब यूनिट, और इसको मैं कहूंगा स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, राइबोसोम में मेरे पास दो यूनिट होती है, एक को मैं कहता हूं लार्ज सब यूनिट और एक को मैं कहता हूं स्मॉल सब यूनिट। अगर मैं बात करूं कि राइबोसोम किसका बनता है, तो मैं यहां लिखूंगा केमिकली। तो मेरे पास राइबोसोम बनता है आरएनए प्लस प्रोटीन से। ठीक, राइबोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, या फिर राइबोसोम किससे बनता है, आरएनए प्लस प्रोटीन से। आरएनए को मैं लिख सकता हूं राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, और मैं दोनों को क्या कहूंगा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्लियर है कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की, जॉर्ज पैलेट ने। क्या ऑब्जर्व किया था, ग्रेनुलर पार्टिकल्स। स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसके अंदर दो यूनिट्स होती है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। किसका बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। अगर मैं आरएनए और प्रोटीन दोनों को साथ में मिलाऊं तो क्या बनेगा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर मैं बात करूं इसके लोकेशन की, तो अपन देखते हैं लोकेशन, यहां देखते हैं इसे, लोकेशन ऑफ राइबोसोम। ठीक है, अपन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर देख रहे हैं। तो यहां मैं लिखता हूं प्रोकैरियोट और यहां मैं लिखूंगा यूकैरियोट। तो देखो, प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम है वो मेरे को मिलता है कहां, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। और यहां पे मेरे को जो राइबोसोम मिलता है वो है 70S टाइप का। ठीक, अब ये 70S क्या होता है, 80S क्या होता है, इसको आगे देखेंगे। पर यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोट में मेरे को 70S टाइप वाला क्या मिलता है, राइबोसोम, और कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। वहीं मैं बात करूँ यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट में मेरे को राइबोसोम एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर मिल रहा है। वहीं मैं बात करूँ कहाँ मिलेगा मेरे को, कुछ ऑर्गेनेल्स के अंदर। इसके पहले अपन ने दो ऑर्गेनेल पढ़ी थी, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो उनके पास भी क्या था, उनके पास भी क्या था, राइबोसोम। तो मैं यहां लिख दूंगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के पास भी क्या था, राइबोसोम। पर अब मेन चीज जो आपको याद रखनी है कि जैसे कि यूकैरियोट का जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर मेरे को मिल रहा है 80S टाइप वाला क्या, राइबोसोम। वहीं मैं बात करूं ऑर्गेनेल की, तो इनके अंदर मेरे को मिलेगा 70S टाइप का। तो अपन ये कह सकते हैं कि यूकैरियोट सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट से सिमिलरिटी शो करते हैं। कैसे कि भाई इसका भी 70S राइबोसोम है, इन दोनों का भी 70S राइबोसोम है। ठीक, अगर मैं बात करता हूं एस, ठीक है, एस क्या होता है, तो एस को अपन कहते हैं स्वेडबर्ग्स कोएफिशिएंट, या फिर मैं कह सकता हूं स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक,
यहाँ पे जो S है वो अपन को प्रोटीन हो गया, राइबोसोम हो गया, इनकी इनडायरेक्ट वैल्यू बताने के लिए हेल्पफुल होता है। तो मैं लिखता हूँ S इक्वल्स टू इनडायरेक्ट मेजर, इनडायरेक्ट मेजर, ठीक है। और ये किस किस का मेजर बताता है? इट इज मेजर ऑफ साइज एंड इंटेंसिटी। देखो स्वेडबर्ग कांस्टेंट क्या है? S, ठीक है। ये क्या है? इनडायरेक्ट मेजर है। ये क्या बताता है? साइज और इंटेंसिटी किसकी? ये बताता है यूज फॉर प्रोटीन, राइबोसोम एंड RNA। अपन इन तीनों के लिए इस S को यूज कर सकते हैं। अपन को इसकी वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड में नहीं आता, ठीक। अब अपन चलते इसके आगे वाले टॉपिक पे। यहां तक का क्लियर है? एक बार वापस देख लीजिए किसने डिस्कवरी की, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है? केमिकली किससे बने? RNA, प्रोटीन से। दोनों को साथ में जोड़ के क्या लिखूंगा मैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। फिर अगर मैं इधर बात करता हूं इसकी लोकेशन ऑफ राइबोसोम, तो देखो प्रोकैरियोट पे कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। कौन सा? 70S। यूकैरियोट के अंदर कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर भी और ऑर्गेनेल के अंदर भी। साइटोप्लाज्म में कौन सा है? 80S। ऑर्गेनेल में कौन सा है? 70S। किससे सिमिलरिटी शो कर रहे हैं? प्रोकैरियोट से। फिर मेरे पास यहाँ पे एक टर्म आती है क्या? S, ठीक है। एक यूनिट आती है S, क्या कहते हैं इसको? स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट। ये क्या बताती है? साइज और इंटेंसिटी किसका? प्रोटीन, राइबोसोम और RNA का। ये क्या है? इनडायरेक्ट मेजर है, ठीक है। फिक्स नंबर नहीं बताती, अंदाजा देती है, ठीक। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि जो राइबोसोम है, ये दोनों यूनिट्स कैसे फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में अपन सबसे पहले तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन बना लिया। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल, जो भी अपन आगे जब न्यूक्लियस को पढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी वहाँ डिटेल में देखेंगे, पर यहाँ पे अपन थोड़ी डिटेल देख ही लेते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल। और न्यूक्लियस में एक पार्ट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, ठीक है। मेरे पास यहाँ रीजन है जिसको मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियोलस। लेबल भी करते हुए चलते साथ में। क्या मेरे पास? सेल मेम्ब्रेन, ये है मेरे पास न्यूक्लियस। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के ऊपर, देखो इसके यहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट है, तो मैं इनको कहूंगा न्यूक्लियो पोर, ठीक है। पोर्स क्या है? यहाँ बेसिकली गेट की तरह काम करते हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ अंदर बाहर जाती है। फिर अब मैं बात करता हूँ जैसे जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। ये क्या है? DNA। ये क्या है? DNA। और DNA किसका फॉर्मेशन करता है? RNA का, ठीक। DNA किसको बनाता है? RNA। तो मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप के RNA बनते हैं। पहला मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ, क्या है? DNA। अभी मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप के RNA बनाता है। एक है tRNA, एक है मेरे पास यहाँ पे mRNA, और नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे rRNA, ठीक है। DNA ने क्या बनाया? RNA। RNA कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। अब यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे मान लो ये है मेरे पास mRNA, यहाँ पर ये आ चुका है मेरे पास tRNA, और यहाँ पर मेरे पास है rRNA।
क्लियर इतना? देखो यहाँ पे आपको ढंग से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की क्या है, डबल वॉल। अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोपोर। और साथ ही में डीएनए क्या बनाता है, आरएनए। आरएनए कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया कि डीएनए था, डीएनए ने आरएनए बना दिए। अब क्या होगा यहाँ पे कि मेरे पास बाहर साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन इसके अंदर एंटर करेंगे, ठीक है, कुछ प्रोटीन इसके क्या करेंगे, अंदर एंटर करेंगे। अब यहाँ प्रोटीन भी पहुंचेगा कहाँ, न्यूक्लियोलस के पास। ये क्या था, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। अब देखो ये जो प्रोटीन है ये भी कहाँ पहुंच रहा है, न्यूक्लियस के पास, सॉरी न्यूक्लियोलस के पास। तो मैं कहूँगा प्रोटीन एंटर, ठीक है। ये प्रोटीन कहाँ पहुंचा, न्यूक्लियोलस के पास। यहाँ से जो आरआरएनए था ये भी पहुंचता है न्यूक्लियोलस के पास, और ये दोनों साथ में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सब यूनिट्स का, ठीक है। ये दोनों यहाँ मिलेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, सब यूनिट्स का। तो मैं यहाँ बना देता हूँ इन सब यूनिट्स को। इन्होंने यहाँ फॉर्मेशन कर दिया किसका, इन सब यूनिट्स का। अब देखो यहाँ पे 2 टाइप की सब यूनिट्स बनी है, एक है 60s और एक है मेरे पास यहाँ पे 40s। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो ये क्या बनेगा मेरे पास, 80s। और 80s किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में। यानी कि अपन ने किसका स्ट्रक्चर बनाया है, यूकैरियोट का। तो इतना क्लियर है। यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये तो बाहर गया इसी। ये क्या है मेरे पास, न्यूक्लियोलस, ठीक। प्रोटीन अंदर गया था न्यूक्लियोलस पे, आरआरएनए भी आया, इन दोनों ने मिलकर किसको बनाया, इन यूनिट्स को। ये मेरे पास क्या है, 60s लार्ज सब यूनिट। ये क्या है मेरे पास, 40s स्मॉल सब यूनिट। अब ये क्या कर रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही है, ठीक है। राइबोसोम यहाँ पे आ चुकी है। अब जब इनको प्रोटीन बनाना होगा, ठीक है, जब इनको क्या बनाना होगा, प्रोटीन, तो ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, ये इस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे काम आता है मैग्नीशियम, Mg+2। Mg+2 क्या करता है, इन दोनों को साथ में जोड़ने का काम करता है। और जब ये दोनों साथ में क्या होंगी, कंबाइन, ठीक है, जब ये दोनों साथ में कंबाइन होगी तो किसका सिंथेसिस करेंगी, प्रोटीन का, प्रोटीन सिंथेसिस। या फिर मैं कह सकता हूं कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तब ये दोनों साथ में जुड़ेगी। और यहां पे क्या हो रहा है मेरे पास, प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। इतना देखो बहुत इजी सा डायग्राम है कि यहाँ से ये दोनों साथ में जुड़ते हैं, कौन, प्रोटीन यहाँ पे जुड़ेगा और आरआरएनए यहाँ पे आगे जुड़ेगा, कहाँ पे, न्यूक्लियोलस पे। क्या बनेगा यहाँ पे, दोनों सब यूनिट्स। फिर दोनों सब यूनिट्स को कौन जोड़ेगा साथ में, Mg+2, ठीक है। और जब ये साथ में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगी, प्रोटीन। तो यहाँ पे मेरे पास आरएनए का पूरा कंप्लीट हो गया है कि आरएनए कैसे, सॉरी राइबोसोम कैसे बना, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे इसको ये भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये 2 सब यूनिट है, ठीक है। ये है मेरे पास कौन सी, 40s, ये कौन सी है मेरे पास 60s, ये कौन सी है, स्मॉल सब यूनिट, और एक कौन सी है, लार्ज सब यूनिट। ठीक, किसकी बनी होती है ये, जैसे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक तो इसके अंदर होगा आरआरएनए और एक क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर, प्रोटीन, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, प्रोटीन। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो राइबोसोम है किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और आरएनए से, ठीक है। ये कौन सा है, आरआरएनए, ये 60s हो गया। और जो 40s है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। और फिर किसके अंदर प्रेजेंट है, दोनों यूकैरियोट के अंदर, ठीक है। दोनों को अगर मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगी कौन सी, 80s यूनिट, ठीक है। ये कौन सी है, 80s। तो यहाँ पे अपना जो राइबोसोम है पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है आपको तो मेरे को नीचे कमेंट में बताइए, ठीक। आपकी कमेंट का मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रोबॉडीज। देखो माइक्रोबॉडीज के बारे में अपन को कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, अपन को बस ये देखना है कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है। माइक्रोबॉडीज के कुछ टाइप देखना है जिसमें ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बताइए। वैसे डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक। बस यहाँ पे प्रोटीन आया है, यहाँ से आरआरएनए आया और ये साथ में जुड़े हैं। किसने जोड़ा है, मैग्नीशियम ने। क्या बन गया, प्रोटीन। कहाँ बना है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, माइक्रोबॉडीज।
नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे माइक्रो बॉडीज। अब अगर मैं माइक्रो बॉडीज की बात करता हूं तो इनके पास भी क्या होगा, मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगा, तो इनके पास भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और देखो नाम ही क्या है इनका, माइक्रो बॉडीज। माइक्रो मतलब छोटी बॉडीज, ठीक है। कहां प्रेजेंट होंगी ये, प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों के पास प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनके अंदर क्या होता है। इनके अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, तो इनके अंदर होते हैं स्पेशल एंजाइम्स। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास पहला आएगा परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम, ठीक है। पहला है परऑक्सीजोम, कहां प्रेजेंट होता है, प्लांट एनिमल दोनों में, प्लांट एंड एनिमल। फिर नेक्स्ट इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि कैटलेज, परऑक्सीडेज, और मेरे पास यहां पर एक और माइक्रो बॉडी है जैसे कि ए है, एक और जिसका नाम है ग्लाइऑक्सीजोम, ठीक है। ये मेरे पास सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलती है। तो यहाँ पे माइक्रो बॉडी भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा साइटोस्केलेटल। अब देखो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ लिया, जैसे अपन ने यूकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू देखा था, ठीक है। जहां पर अपन ने यूकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू देखा था वहां पे अपन ने साइटोस्केलेटल एलिमेंट की भी बात की थी। जैसे अपनी दीवार में जो सरिया होता है, ठीक, सरिया क्या करता है, दीवार को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसी तरह से जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन के थ्रेड्स होते हैं। प्रोटीन के बारीक बारीक से क्या होते हैं, थ्रेड्स, और ये क्या प्रोवाइड करेंगे, सेल को सपोर्ट, ठीक है। याद आया हो आपको, एक बार अपन वापस इसको देख लेंगे। अब जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, ठीक, हमारा कौन सा ऑर्गेनेल है, नंबर 8। नंबर 8 पे आया कौन, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और इसमें क्या प्रेजेंट है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अरेंज होंगे, ठीक है। अभी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो इस सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, और अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, तो उसके लिए आप पाथवे भी बना रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट मूव करके दूसरी साइड पे जा सकता है। तो देखो सेल के अंदर ही मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से कोई केमिकल था वो दूसरी साइड पे चला गया, तो ये विद इन सेल मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले तो साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब सपोर्ट, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसकी स्ट्रक्चर। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, थ्रेड लाइक, या फिर मैं कहूँ प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोटीन के थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर्स है, ठीक। फिर उसके बाद बात करूँ इनके रोल की, तो रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है सेल को, मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा मैं यहां लिखना चाहूंगा कि ये क्या करता है, मूवमेंट कराने में हेल्प कर रहा है, यानी कि ये मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है बेसिकली, मूवमेंट, ठीक है, मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है, मोटिलिटी। फिर नेक्स्ट है मेरे पास ये सेल की शेप मेंटेन कर रहा है। देखो कैसे, स्ट्रक्चर से सेल की शेप मेंटेन कर रहा है, वैसा ही हिसाब है, सरिया है, दीवार की शेप मेंटेन कर रहा है, तो अपन यहाँ लिखेंगे शेप मेंटेनेंस। फिर नेक्स्ट है मेरे पास विद इन सेल मूवमेंट। देखो यहाँ कुछ पार्टिकल्स थे, उनका सेल के अंदर ही मूवमेंट कराने में हेल्प कर रहा है, अपन लिखेंगे विद इन सेल मूवमेंट। यहां पे मेरे पास के 4 रोल हो गए, क्लियर है इतना। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स है ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक। तो मैं आपको बता दूं 3 टाइप के हैं, उसमें से अपने काम का कौन सा है जो अपन को पढ़ना है डिटेल में, एक, ठीक। तो मैं यहां लिखता हूं पहले टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स।
तो यहाँ मेरे पास सबसे पहला है माइक्रोफिलामेंट। नेक्स्ट है मेरे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिलामेंट मतलब क्या, धागे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोट्यूब्यूल अपन को कैसे पढ़ना है, डिटेल में। तो मेरे पास यहाँ पे साइटोस्केलेटल एलिमेंट कितने टाइप के, 3, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं तो जैसा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, हेलिकल, इसका भी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये होता है सॉलिड। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सॉलिड एंड हेलिकल। नेक्स्ट में बात करूं इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट रॉड लाइक होते हैं, ठीक, और ये भी कैसे होता है, सॉलिड। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मैं यहाँ लिख दूंगा सॉलिड एंड रॉड लाइक। फिर सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल जैसे वो अपने घर में पीवीसी के पाइप रहते हैं ना, अंदर से खाली, उस तरह का सिस्टम इसका, मतलब उस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये कैसे होंगे, अंदर से हॉलो और रॉड लाइक। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, अंदर से खाली, ठीक, खोखले अंदर से। अब अपन थोड़ी डिटेल माइक्रोफिलामेंट की देख लेते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट वैसे ज़रूरी नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे ज़रूरी, ठीक, इसको अपन अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो अपन पहले इसको रफ कर लेते हैं। अब अपन पहली बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट कौन है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ माइक्रोफिलामेंट का एग्जाम्पल क्या है। तो माइक्रोफिलामेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्या, एक्टिन। अब एक्टिन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी मसल्स में। मैं लिख सकता हूँ एग्जाम्पल में एक्टिन फिलामेंट। हमारी मसल्स में कौन प्रेजेंट होता है, एक्टिन मायोसिन। किस में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। कौन से चैप्टर में, मसल वाले में, ठीक है, जहां पे अपना मसल वाला पार्ट है, टिश्यू में। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा है, हेलिकल और कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है। इसकी शेप कैसी होगी, ऐसी सॉलिड शेप। अब ये हेल्प किस में करते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा माइक्रोफिलामेंट हेल्प इन एमीबॉयडल मूवमेंट। एमीबॉयडल मूवमेंट यानी कि एमीबा की जैसे मूवमेंट, कि अपनी शेप चेंज करके मूवमेंट करना, वो हो गया क्या, एमीबॉयडल मूवमेंट। अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कौन, माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखो माइक्रोट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से अपन देखेंगे कि अगर मेरे पास मैं माइक्रोट्यूब्यूल की बात करूं तो ये बने होते हैं एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, और इस प्रोटीन का नाम क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक। मैं यहां लिखूंगा माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। किससे बने हुए ये, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब देखो अगर मैं ट्यूबुलिन प्रोटीन की बात करूं तो ये मेरे पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो। पहला है अल्फा ट्यूबुलिन, दूसरा है मेरे पास बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है। दो टाइप है, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। मैं इसको इस तरह से डिनोट करता हूं, जैसे कि रेड वाला अल्फा है और ब्लैक वाला बीटा है। अब मेरे को क्या करना है कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ना, इसकी एक लंबी सी माला बनानी है, ठीक है। जैसे कोई रस्सी है, उसके अंदर इन सबको अरेंज करना है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से अरेंज करता हूं,
इस तरह से मैं, जैसे मैंने अल्फा बीटा ले लिया, फिर अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा, इस तरह से मैं इन सबको एक चेन में अरेंज करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक फिलामेंट रेडी होता है और इस फिलामेंट को मैं क्या कहूँगा, प्रोटो फिलामेंट। देखो अपन क्या बना रहे हैं, अपन को बनाना है माइक्रोट्यूब्यूल। पर माइक्रोट्यूब्यूल बनाने के लिए अपन को पहले एक स्टेप करना पड़ेगा। उस स्टेप में क्या है कि जैसे मैंने कहा माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है, ट्यूबुलिन से। ट्यूबुलिन मेरे पास दो टाइप के, कैसे, अल्फा और बीटा। अब मैं क्या करूँगा, अल्फा के नीचे बीटा, बीटा के नीचे अल्फा, बीटा फिर अल्फा के नीचे वापस बीटा, इस तरह से मैं यहाँ पे एक पूरी चेन बनाऊंगा और इसको मैंने क्या कह दिया, प्रोटोफिलामेंट। अब ऐसे मेरे को टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट बनाने, कितने, 13, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगा मेरे को 13 प्रोटोफिलामेंट चाहिए, ठीक है। मेरे को कितने प्रोटोफिलामेंट चाहिए, 13। जब मेरे पास 13 प्रोटोफिलामेंट बन जाएंगे तो मेरे को उन सबको एक सर्कल में अरेंज करना है। तो मेरे को ये सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, इसको यहां बनाता हूं। यहां नंबर कम है थोड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको बस समझना है, ठीक है। आप नंबर अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, 13 नंबर होंगे, ठीक। जैसे कि मैंने 13 प्रोटोफिलामेंट थे, इनको ऐसे रिंग में अरेंज कर दिया है। ठीक है, इस तरह से रिंग कितनी भी लंबी हो सकती है, पर टोटल कितने प्रोटोफिलामेंट है, 13। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है जिसके अंदर कितनी रिंग प्रोटोफिलामेंट लगाया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। दो और होंगे वैसे तो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, अल्फा ट्यूबुलिन प्लस बीटा ट्यूबुलिन, ये दोनों यहाँ पे साथ में जुड़े हुए हैं और इन दोनों का क्या हुआ यहाँ पे, पॉलीमराइज। जैसे कि मैंने अल्फा से बीटा को जोड़ा, क्या किया, इनको पॉलीमराइज किया है, ठीक है। उससे क्या बना था मेरे पास, प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। और जब मेरे पास 13 प्रोटोफिलामेंट साथ में आते हैं एक रिंग स्ट्रक्चर में, तो क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। उससे क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे, माइक्रोट्यूब्यूल। कितने प्रोटोफिलामेंट है इसके अंदर, 13 प्रोटोफिलामेंट, ठीक। तो इस तरह से मेरे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनता है। मैंने सबसे पहले क्या किया था, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करता गया, प्रोटोफिलामेंट बनाया। फिर मैंने ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट एक सर्कुलर रिंग में अरेंज किए, उससे मेरे पास क्या बन गया, एक माइक्रोट्यूब्यूल। अब अपन को देखना है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है कैसा स्ट्रक्चर देता है या फिर किस किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ और, जब मैं इसको पॉलीमराइज कर रहा था, यानी कि अल्फा को बीटा से जोड़ रहा था, तो यहाँ पे मेरे को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं लिखूंगा टू पॉलीमराइज Ca+2 नीडेड, ठीक है। अब अपन देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जो किससे बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोफिलामेंट अब देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर देते हैं। तो मैं कहूँ 1 माइक्रोफिलामेंट, एक माइक्रोफिलामेंट में कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे, 13 प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। एक माइक्रोफिलामेंट में 13 प्रोटोफिलामेंट हुए। कौन कौन से स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जैसे कि सीलिया भी बनवा रहे हैं, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर।
ठीक है। माइक्रोफिलामेंट के अरेंजमेंट से मेरे पास इतने टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ सीलिया और फ्लैजिला की, तो इन दोनों का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो सेम होता है, यानी कि इनके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनका अरेंजमेंट सेम है। फिर बेसल बॉडी और सेंट्रियोल, तो इनके अंदर भी अरेंजमेंट कैसा है, सेम। अगर मैं बात करूँ स्पिंडल फाइबर की, तो इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बहुत अलग आता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं सीलिया। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किसको, सीलिया को। तो अपन पहले देखते हैं सीलिया होता क्या है। जैसे मेरे पास यहाँ पे सीलिया है, मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई सेल है, इसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे से हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है, छोटे छोटे से हेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। या फिर मैंने यहाँ पर ये कोई पैसेज बनाया है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कोई पैसेज बनाया है, इसमें भी सीलिया प्रेजेंट है। तो मैं सीलिया के लिए लिख सकता हूँ कि सीलिया का साइज कैसा होता है, स्मॉल, सीलिया स्मॉल साइज। अब देखो साइज छोटी है पर नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा। अब सीलिया क्या कर सकता है, पहली चीज़ तो ये कि सीलिया किसी सेल के ऊपर किसी पार्टिकल को मूव करा सकता है, या फिर मैं कहूँ किसी पार्टिकल का मूवमेंट करा सकता है। दूसरा कि ये कोई मीडियम है, उस मीडियम का मूवमेंट करा सकता है। देखो दो चीज़ें, या तो ये सेल का मूवमेंट करा दे, ठीक है, सेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प कर दे, या फिर जो मीडियम है उस मीडियम का मूवमेंट करा दे। तो जो मेरे पास सीलिया है किसकी तरह काम कर रहा है, एक्ट एज और यानी कि जो नाव चलाने के लिए चप्पू चाहिए होता है ना, ठीक, ये उसकी तरह काम करता है। और ये क्या करेगा, या तो सेल को मूव करवाएगा, ठीक है, या तो सेल को मूव करवाएगा, या फिर मेरे पास ही किसको मूव करवाएगा, मीडियम को, मूव मीडियम। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं किसकी, फ्लैजिला की, देखो सीलिया और फ्लैजिला में सेम अरेंजमेंट होगा, तो पहले इसकी बेसिक सी अपन नॉलेज ले लेंगे। जैसे सीलिया का स्ट्रक्चर पूरा हो गया, अब यहाँ पे मेरे पास है फ्लैजिला। तो जैसे कि सीलिया बहुत ज़्यादा थे नंबर में, उसी तरह फ्लैजिला क्या होता है, एक या दो। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अब देखो मैंने स्ट्रक्चर तो बना दिया है। अब देखते हैं अपन कि सीलिया किस में प्रेजेंट होता है। तो ये प्रेजेंट होता है सिंगल सेल के अंदर, प्रेजेंट इन सिंगल सेल, ठीक है। सीलिया एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर भी है। अगर देखो ऑर्गेनिज्म खुद यूनिसेलुलर है तो वही बात होगी सिंगल सेल की। अगर मेरे पास ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, क्या है, मल्टी सेलुलर, तो उसके भी एक सिंगल सेल के अंदर ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। जैसे कि ह्यूमन में सिर्फ एक सेल है जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उसका क्या नाम है आप कमेंट में बताइए, ठीक। मैंने यहाँ स्ट्रक्चर भी बनाया उसका। फिर नेक्स्ट ये क्या करता है, ये सेल की मूवमेंट कराता है, तो इट मूव सेल, ठीक है, ये सेल की मूवमेंट करवाता है और इसमें एटीपी खर्च होती है। तो कैसा मूवमेंट है, एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट। देखो जिसमें एटीपी खर्च होती है वो कैसा होता है, एक्टिव मूवमेंट, और जिसमें एटीपी खर्च नहीं होती वो कैसा मूवमेंट है, पैसिव मूवमेंट। फिर नेक्स्ट है मेरे पास कि जो फ्लैजिला है यूकैरियोट के अंदर भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ यूकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक फ्लैजिला, और मैं यहाँ लिखूंगा बैक्टीरियल फ्लैजिला, ठीक है, बैक्टीरियल फ्लैजिला, बैक्टीरियल यानी कि प्रोकैरियोट। अब अगर अपन बात करें यूकैरियोट के अंदर किसका बना होगा, माइक्रोट्यूब्यूल का। मैं यहाँ लिखता हूँ मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। वहीं मैं बात करूं अगर बैक्टीरिया का, तो इसका फ्लैजिला बना होता है किससे, फ्लैजिलिन प्रोटीन से, मेड अप ऑफ
फ्लैजिलिन प्रोटीन। और दोनों के स्ट्रक्चर कैसे होंगे? डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो जो बैक्टीरिया वाला है ना, प्रोकैरियोट का पार्ट है, तो अपन इसको चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखेंगे। यहाँ पे अपन ने क्या देख लिया कि माइक्रोफिलामेंट कौन कौन से स्ट्रक्चर दे रहा है? सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी और सेंट्रियोल। इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है? सेम। इन दोनों का सेम, इसका कोई ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता। अब सीलिया क्या है? सीलिया के साइज कैसा है? देखो स्मॉल साइज के हैं। कैसे काम करते हैं? और की तरह। अब ये क्या कर सकते हैं? या तो सेल की मूवमेंट करवा दे या फिर सेल के मीडियम की मूवमेंट करा दे। फिर नेक्स्ट हमारे पास फ्लैजिला। फ्लैजिला कैसा होता है? सिंगल। ठीक, किस में होता है? सॉरी, किस में प्रेजेंट होता है? सिंगल सेल के अंदर। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर के अंदर भी हो सकता है। आपको बताना है कि ह्यूमन के अंदर कौन सा होता है। फिर उसके बाद इट मूव सेल। ये क्या करेगा? सेल की मूवमेंट कराता है, यानी कि एक्टिव मूवमेंट करा रहा है। क्या खर्च हो रहा है इसके अंदर? एटीपी। फिर मैं बात करूं यूकैरियोटिक फ्लैजिला और बैक्टीरियल फ्लैजिला की, तो यूकैरियोट का फ्लैजिला किससे बना होगा? माइक्रोट्यूब्यूल से। बैक्टीरिया का फ्लैजिलिन प्रोटीन से। और दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है? डिफरेंट। क्लियर? अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक, कि ये भाई माइक्रोट्यूब्यूल बना क्या रहा है। ठीक, ये तो अपन इनकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन ली है। अब इसके मेन स्ट्रक्चर पे अपन चलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास यहाँ पे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब अपन देखेंगे कि जो सीलिया इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे एक सेल है और इस सेल की क्या है? मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो मेरे पास ये सेल है, ये मेरे पास इस सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। अब क्या हुआ होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसी का एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, इसी का यहाँ पे क्या हुआ है? एक्सटेंशन हुआ है। और मेरे पास जो सीलिया है उसकी मेम्ब्रेन बन चुकी है और इसके अंदर बनता है एक स्ट्रक्चर जिसको मैं कहता हूं क्या? एक्सोनीम। देखो क्या हुआ यहाँ पे कि जो सेल मेम्ब्रेन थी उसी का एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे? सीलिया का। और इसके अंदर क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक पूरा अरेंजमेंट। ठीक है, उसी अरेंजमेंट को अपन को आगे पढ़ना है। क्लियर है इतना? यहाँ पे क्या हो गया? ये मेम्ब्रेन बन चुकी है, मतलब मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है जिसका नाम क्या है? एक्सोनीम। एक्सोनीम। और इसने क्या बना दिया? ये सीलिया। ठीक, किससे बना होगा ये? एक्सोनीम किससे बना होगा? मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। एक्सोनीम किससे बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से। फिर अगर मैं बात करता हूं इधर फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फ्लैजिला पे भी क्या हुआ है? जो सेल मेम्ब्रेन थी उसी का इलोंगेशन हुआ। ठीक है, उसी का एक्सपेंशन हुआ और इसके अंदर क्या हुआ? माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट ने इसके अंदर क्या बनाया? एक्सोनीम। दोनों के पास क्या प्रेजेंट है? एक्सोनीम। तो ये मेरे पास हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये भी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर क्या, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये एक्सोनीम। अगर मैं इस टेल को ऐसे काटू बीच में से, ठीक है, जैसे कि मान लो ये टेल है, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यूँ देखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गई? मेम्ब्रेन और ये क्या है? एक्सोनीम। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूँ, बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला हैव एक्सोनीम। इतना क्लियर है कि कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ है। अब मेरे को क्या पढ़ना है कि जो एक्सोनीम है वो कैसे बना, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ने कैसे खुद को अरेंज किया और एक्सोनीम का फॉर्मेशन किया। अपन को इतना पता चल गया कि 13 प्रोटोफिलामेंट थे, सर्कुलर रिंग में आए, उन्होंने किसका फॉर्मेशन कर दिया? माइक्रोट्यूब्यूल का। अब अपन इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।